तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। और ये सीरीज आपका शायद 13वां है, ठीक है। तो सीरीज आप लोग देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट आपका बन गया दोस्तों। आप लोग जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट भी जा करके देख सकते हो। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो लोगों को पता हो जाए, प्रतिदिन दोस्तों 8 बजे शाम में क्लासेस मिलती हैं आपको। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और प्लेलिस्ट बन गया है, तो प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। और प्रतिदिन दोस्तों 8 बजे हमारे साथ पूरे काम को निपटा करके बैठिए। पूरे काम को निपटाने से आपका ये रहेगा कि माइंड में कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा वो आपको पता रहेगा, तो प्रैक्टिस होगा। और जो नहीं पता रहेगा वो डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा, याद हो जाएगा, है ना। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग लाइक वाला बटन अभी तक से नहीं दबाए तो यार लाइक वाला बटन दबा दो। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। इंतजार खत्म हो गया आपका क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन बी है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी है पावापुरी में। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए महावीर जी क्या थे, तो वो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक है। आपको ये वीडियो में दोस्तों एक्सप्लेन के साथ करने वाले, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको एक एमसीक्यू से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाए। जो टॉपिक मैं बोलता हूँ ना, वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे नोट करते चल जाना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सभी लोग मिलाइएगा, सभी लोग मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है, वैशाली में, ठीक है। याद रखिएगा, जिनको नहीं पता वो लोग याद कर लिया, जो लोग सही आंसर बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा है जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वैशाली है ना, तो महावीर जी का जन्म वैशाली में कहाँ पे हुआ था, इसको जान लीजिए। तो इसका नाम है, जो जगह का नाम है वो है कुंडल ग्राम, ठीक है। क्या नाम है, कुंडल ग्राम में जगह में हुआ था इनका जन्म। अब बात कर लेते दोस्तों यही ईस्वी की। कब पूछ देगा, ईस्वी में पूछ देगा तब क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो 24वें तीर्थकर तो है ये थे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 24वें तीर्थकर थे। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म यहाँ पे देख लीजिए 540 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसको भी जान लो। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद करने के लिए आपको रहना चाहिए दोस्तों। ये सब इन्फॉर्मेशनल है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन बना करके पूछ देगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारा। तो देखिए यहाँ पे 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा मृत्यु हुई थी। और वे कितना साल हो गया, तो घटा दो, 72 साल की उम्र तक ये जिए थे। और दोस्तों और इन्फॉर्मेशन वाली बात बता दूं आपको, कि इन्होंने दोस्तों जैन धर्म में एक व्रत को जोड़ा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा नाम है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का नाम है दोस्तों। जो 23वें तीर्थकर थे, यानी 24वें तो ये थे, जो 23वें इनके पीछे वाले थे, उन्होंने दोस्तों कितना था, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा स्तन्य और चौथा पर अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। यानी कि दोस्तों 4 गो पहले था और 5वां इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। जब भी आप लोग जैन धर्म धारण करोगे तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ। और सबसे पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषि वदेव, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा सब टॉपिक को मैं बता रहा हूँ जो। चलिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए, तो आप सभी लोग प्रथम तीर्थकर कौन थे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से बताना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जल्दी से बताइए। अभी बताया हूँ, देखते हैं कौन कौन सही सुन रहे थे मेरे बातों को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, कौन कौन सुन रहे थे, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर, बहुत अच्छा, ठीक है। जैन धर्म के कौन है, तो ऋषि वदेव। कौन थे दोस्तों, प्रथम माना जाता है इनको ऋषि वदेव को, ठीक है।
ऋषभदेव को। याद रखिएगा सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। फटाफट आप सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। घोड़ा से तेज दौड़ना है, याद रखिएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पाली भाषा, उनका राइट है। ठीक है, क्या दोस्तों? पाली भाषा में लिखा गया है। अब दोस्तों ये ध्यान रखो कि शिलालेख होता क्या है, इसको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपके सामने, जिनको नहीं पता वो लोग जान लेंगे। तो दोस्तों पत्थरों पे जो लिखावट होती है, पत्थर पे जो कुछ अलग विशेष प्रकार से जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्थरों पर, उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। और अशोक के समय में दोस्तों शिलालेख कितना था जिसपे अशोक ने लिखवाया था? तो उसका 14 गो शिलालेख है। ठीक है, और कुछ स्तंभ लेख भी होते हैं, जैसे बहुत बड़ा बड़ा स्तंभ रहता था उस पर भी लिखाया जाता था अपने बारे में या प्रजा के बारे में या राज्य के बारे में। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग स्तंभ लेख कहते थे, स्तंभ पे लिखने वाले। और अशोक के समय 6 गो स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, स्तंभ लेख मिला और वो अलग अलग जगह से मिला है। शिलालेख भी अलग अलग जगह से मिला है और स्तंभ लेख भी अलग अलग जगह से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर बहुत अच्छा है, जो लोग बता रहे हैं उनका राइट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? देखिए ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन नंबर ए है इंडियन नेशन, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर सी है प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी है डॉन। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा। और जिनको नहीं पता वो लोग याद कर लीजिएगा, इंडिया नेशन है। ठीक है, इंडिया नेशन का दोस्तों जो अखबार था ये पटना से प्रकाशन होता था। और ये बता दूं, पटना में जो प्रकाशन होता था वो हिंदी प्रकाशन होता था, यानी हिंदी भाषा में होता था, याद रखिएगा। और कब होता था इसको भी बता देता हूँ, नॉलेज के लिए। 1941 ईस्वी में होता था। 1941 ईस्वी से यानी कि शुरुआत हुआ था इंडिया नेशन का पटना में। ठीक है, अब जब हम लोग दोस्तों अखबार पे आ ही गए तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सर्वप्रथम, ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन लिखना और बताना पता रहेगा। तो सर्वप्रथम भारत में आने वाली अखबार कौन थी? भारत में छपने वाली या आने वाली अखबार कौन थी? जल्दी से बताइए तो। हाँ जी, क्या होगा? नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता दूंगा इसका आंसर मैं बता दूंगा, पूरी तरीके से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में आने वाला अखबार था, उसका नाम था बंगाल गजट। याद रखिएगा, क्या नाम रखिएगा? याद रखिएगा, कौन सा नाम? तो बंगाल गजट। ठीक है, ये क्या नाम है? ये अखबार का नाम है। कैसे हम लोग जानते हैं? दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अमर उजाला। उसी तरीके से भारत में सबसे पहला आने वाला था बंगाल गजट। और ये कब आया था? तो याद रखिए 29 जनवरी। कब? 29 जनवरी 1780 में आया था। ठीक है, 29 जनवरी 1780 में आया था। और ये ब्रिटिश के, ठीक है, ये ब्रिटिश के एक आर्टिकल लिखने वाले थे जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, वो करा थे। और वो कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? ठीक है, अगर पूछ देगा कि भारत में अखबार का सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ तो 29 जनवरी 1780 में, लेकिन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। हाँ जी, कोलकाता जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ पे भारतीय आ गया है तो इंडियन होना चाहिए वो।
हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बहुत अच्छा, आप सभी लोग सी आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा यहाँ जी। हाँ जी, सी आंसर राइट हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ जी, ये पहले भारतीय थे दोस्तों जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब भारतीय नहीं रहेगा, तब कौन सा राइट आंसर होगा? तब कौन थे जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? आपका आंसर आना चाहिए कमेंट में। हाँ जी, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा। हाँ जी, जो लोग लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं, हाँ जी लॉर्ड माउंटबेटन, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ही जो थे जो कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर भारतीय कहेगा तो चक्रवर्ती राजगोपाल ही थे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई है। हाँ दोस्तों, सबसे छोटी इकाई ऋग्वेद काल में कौन है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी ए कुल या परिवार, ऑप्शन नंबर डी है जन। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से फटाफट बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे दोस्तों उनका राइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुल या परिवार कहते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार को माना जाता है, क्योंकि इससे अब छोटा आता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी, जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको मैं बता दूं, ऋग्वैदिक का पिछला भी क्वेश्चन आया था पिछला क्लास में, उसमें मैंने बताया था ऋग्वेद में दोस्तों पूरा का पूरा डिफिनेशन आपको ऋग्वेद में आर्य पे ही मिलेगा। और आर्य का दोस्तों प्रथम निवास कहाँ हुआ था मैंने बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ, मध्य एशिया। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एशिया माइनर भी आपको लिखा रहेगा, तो उसी को मारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। बी आर का मतलब भीमराव अम्बेडकर। इसका 100% रिजल्ट आना चाहिए दोस्तों। हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, ये संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संविधान का निर्माण का नेतृत्व इन्हीं के साथ में हुआ था। जब ये नेतृत्व किए थे तो जाकर के संविधान का निर्माण हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1 साल पहले ही हो गया था, 1949 ईस्वी में संविधान को निर्माण हो गया था, मगर लागू करने में कितना हो गया था? 1950 को गणतंत्र हुआ, यानी कि संविधान हमारे देश में लागू हो गया था, ये तो पता होगा। और कब बना था ये सब तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पिछले क्लासेस में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे कहता है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में आने के लिए, सदस्य बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम कितनी वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। हाँ जी, ये लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों, लोकसभा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर मिलाते चलिएगा सभी लोग। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो 25 वर्ष उनका राइट है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में जाने के लिए आपको मिनिमम दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यही अगर लोकसभा में दोस्तों 25 वर्ष है तो राज्यसभा में कितना वर्ष होना चाहिए। हाँ जी, राज्यसभा में कितना वर्ष होना चाहिए, तो आप बताइए, तो राज्यसभा में जाने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी दोस्तों, जो लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 वर्ष बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोकसभा की बात करें, सबसे ज़्यादा सीट किस में है? कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट देता है? आपको पता है?
नहीं पता है तो जान लीजिए, यूपी को जानते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते होंगे ना। जितना भी रैली होता है ना, सबसे ज़्यादा मोदी जी का हुआ था रैली, कांग्रेस का हुआ था रैली, यूपीए में सबसे ज़्यादा काय होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है और जिसका ज़्यादा वोट रहेगा, मतलब सीट जिसका पार्टी का ज़्यादा रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ज़्यादातर यूपी में करवाते थे, ठीक है। और बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में कितना सीट है, तो बिहार में दोस्तों 40 गो सीट है, ठीक है। कितना सीट है, 40 गो सीट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 साल, ऑप्शन नंबर बी है 4 साल, ऑप्शन नंबर सी है 5 साल, ऑप्शन नंबर डी है 6 साल। हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 5 साल, उनका राइट है जी, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, वो होता है 5 साल, ठीक है। याद रखिएगा कितना साल, 5 साल। और क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। बताइए तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हाँ जी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हाँ जी, याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है दोस्तों, गणेश वासुदेव माल, ठीक है, मावलंकर, ठीक है, मावलंकर। देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गणेश वासुदेव, याद रखिए या कहीं पे नोट कर लीजिए, वासुदेव मावलंकर, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, प्रथम अध्यक्ष है जी लोकसभा के, ठीक है। अब राज्यसभा में बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में कितने, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है, जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग, कितना वर्ष तक कार्यकाल होता है राज्यसभा का। हाँ जी बताइए जल्दी से। देखिए लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, और सबसे बड़ा सदन किसको माना जाता है, तो राज्यसभा को, ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को, ठीक है। तो देख लीजिए आप सभी लोग, राज्यसभा के लिए दोस्तों 6 साल होना चाहिए, ठीक है, 6 साल तक ये कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कहता है भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। हाँ जी, पता होना चाहिए आप सभी को। हाँ जी, क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 8 है। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कोई कहेंगे कि सर 9 गो ना है, देखिए जम्मू और कश्मीर जो है ना एक ही में है, अलग अलग नहीं हुआ है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पांडुचेरी हो गया, और फिर अंडमान निकोबार हो गया, और फिर आपका यहाँ से हो जाएगा लक्षद्वीप हो गया। ये सब मिला करके 8 गो है। आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा कौन कौन सा है, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछला बार क्वेश्चन आया था 2020 में कि लक्षद्वीप का टोटल एरिया कितना है, यानी भूगोल से क्वेश्चन था, तो उस समय हम करेंगे, अभी इतना रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी है पंचम, ऑप्शन नंबर डी है तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बता रहे हैं उनका राइट है तीसरा नंबर पे, ठीक है। बिहार कितना नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरा नंबर पे है। और दोस्तों यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर पे बिहार है, जल्दी से बताओ आप सभी लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है। हाँ जी, आप सभी को याद रहना चाहिए। हाँ जी, जो लोग आप 13वां बता रहे हैं, 13वां स्थान है, ठीक है, याद रख लीजिए 13वां। हाँ जी, उनका सही है 13वां, ठीक है। याद रखिएगा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कितना है, तो 13वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से तो तीसरा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर 21 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 23 जून, ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। कब सबसे छोटा दिन कहा जाता है हमारे देश में? हाँ जी, क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है जी। हाँ जी, 21 दिसंबर को दोस्तों सबसे छोटा दिन कहा जाता है। ठीक है, अब सर सबसे छोटा दिन तो 21 दिसंबर को कहा जाता है, तो सबसे बड़ा दिन कब कहा जाता है? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? हाँ जी, कमेंट करके बताओ तो। हाँ जी, कब होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के दिन सबसे बड़ा दिन कहा जाता है उस दिन को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है कौन सा है? ऑप्शन नंबर हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। फटाफट आंसर बताइए तो। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? तो जो लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूपी को बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनका राइट है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अधिक में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सिंचाई में, तो सिंचाई में दोस्तों पंजाब है, क्योंकि यहाँ पे भी खेती होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे कहता है नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन कौन थे दोस्तों? पता है, क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। पहले इसका आंसर करो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और किस चीज़ में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था दोस्तों। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भारतीय थे पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन है? देखिए, इंडिया का राष्ट्रीय खेल बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी है खो खो, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। दोस्तों इसमें आप लोग क्रिकेट को मत मारना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर करोगे। देखो, एक तो मैंने गलत बोल दिया, डी तो होगा नहीं, याद रखना, क्योंकि ये अपने देश की बात है दोस्तों। 100% रिजल्ट देना। हाँ जी, हाँ जी, क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर। बहुत अच्छा, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हॉकी। हाँ जी, हॉकी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है दोस्तों। इसमें मालूम है बहुत सारे बच्चे गलती भी बताते क्रिकेट मारते, क्योंकि क्रिकेट के वे आशिक हो चुके हैं और उनको लगता है ना कि राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ऐसा कुछ नहीं है, हॉकी है। और हॉकी का पिता किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन बताओ, हॉकी का पिता किन्हें कहा जाता है? एक तरह से कह सकते हैं हॉकी का जनक या पिता। ठीक है, बेस्ट हॉकी खेलने वाले कौन थे दोस्तों? हॉकी का भगवान भी कह सकते हो। क्रिकेट के भगवान के तो आप लोग जानते हो सचिन तेंदुलकर को, लेकिन हॉकी के भगवान को कौन है मालूम है? हाँ जी, क्या? बहुत अच्छा, जो लोग बता रहे हैं दोस्तों ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद दोस्तों, क्योंकि ये आर्मी में थे, याद रखिएगा। और आर्मी में होने के बावजूद भी इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेली थी, और जिसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा गोल, लगभग लगता है 12 या 13 गोल इनका था। टोटल 20 के आसपास था, जिसमें से 12 या 13 इनका ही अकेले गोल किया हुआ था। इतने ये खिलाड़ी थे, इसीलिए इनको हॉकी का पिता भी कहा जाता है एक तरह से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। फटाफट आंसर बताइए, बिहू किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है असम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। बहुत अच्छा, हाँ जी, असम हो जाएगा। ठीक है, असम की यानी कि
क्या है त्यौहार, किसको कहते हैं, फेमस त्यौहार बिहू है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।